अस्सलामुअलैकुम। जगादो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज कौमी असम्बली में कौमी सलामती कमेटी का एक अहम तरीन इजलास हुआ, जिसमें अस्करी क़यादत की जानिब से नेशनल सिक्योरिटी इशूज़ पर हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन के रहनुमाओं को एक कंप्लीट ब्रीफिंग दी गई। ये इजलास चूँकि इन कैमरा सेशन था, इस इन कैमरा सेशन के हवाले से बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू जो हसास नौइयत की है, अगरचे वो सामने नहीं आएगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत वो मुकम्मल तौर पर पब्लिक को पता हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, पाक भारत ताल्लुकात और चीन और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी है, ये सारे के सारे मामलात इस नेशनल सिक्योरिटी के इस इजलास के साथ जुड़े हुए हैं। मगर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस इजलास की टाइमिंग और इस इजलास में शिरकत करने वाली वो 29 शख्सियात बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये वो अपोजिशन लीडर हैं, ये वो अपोजिशन के रहनुमा हैं जो अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपनी मीडिया टॉक्स के दौरान वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को सिक्योरिटी रिस्क कहते हैं। ये वो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इमरान ख़ान साहब पर कश्मीर का सौदा करने का इल्ज़ाम आयद करती हैं। ये वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर इसराइल को तस्लीम करने का इल्ज़ाम आयद करती हैं। ये वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो ये कहती हैं कि इस हुकूमत की नालायकी और नाअहली की वजह से सी पैक को ख़तरात लाहक हैं। और ये वो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो मुसलसल 3 साल से नैरेटिव बिल्ड कर रही हैं कि इस मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी कश्मीर के इशू के ऊपर, अफ़गानिस्तान के इशू के ऊपर मुकम्मल तौर पर नाकाम है। अगर पाकिस्तान आज FATF की ग्रे लिस्ट में मौजूद है तो इसकी वजह भी इमरान ख़ान साहब हैं, और वो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट इनडायरेक्टली असल कसूरवार है जो इमरान ख़ान साहब को पिक करके इक़्तिदार के वानों में लेकर आई है। अब देखना ये है कि आज के इस इजलास के बाद क्या जो अपोजिशन की पॉलिटिकल लीडरशिप है, क्या वो अपने उसी नैरेटिव को पब्लिक में बेचेगी, या फिर वो कश्मीर के ऊपर, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर, पाक चीन ताल्लुकात के ऊपर, पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से जो बातें नेशनल सिक्योरिटी पैराडाइम के अंदर की जाएंगी, क्या वो उसका पास रखेंगे, या फिर वही ब्लेम गेम होगी। लेकिन उससे बढ़कर भी एक अहम बात यह है कि जिस कौमी क़यादत को नेशनल सिक्योरिटी के इस इजलास के अंदर DG ISI और आर्मी चीफ ब्रीफिंग देंगे, वो जो सियासी क़यादत है, क्या वो इन मौज़ूआत को समझने के लिए संजीदा है? क्योंकि जिस पार्लियामेंट को आज मिलिट्री लीडरशिप की जानिब से इतनी इज़्ज़त दी जा रही है, वो पार्लियामेंट अब मशहूर है गालम गलोच के लिए, वो पार्लियामेंट मशहूर है एक दूसरे को किताबें मारने के लिए। उस पार्लियामेंट के अंदर गुफ्तगू एक दूसरे को गद्दार कहकर गद्दार साबित करके की जाती है, एक दूसरे को एजेंट साबित करके एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाती है। अभी कल की बात है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का ISI को इमरान ख़ान साहब से दरख्वास्त कर रहे थे कि उनका टेलीफोन टेप करें, उनकी वज़ारत उज़्मा को अगर ख़तरा है तो वो शाह महमूद कुरैशी साहब से हो सकता है। कुछ इस किस्म का नैरेटिव बिलावल भुट्टो इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। और फिर इस मुल्क के अंदर जो नुहा कनाई है पॉलिटिकल क़यादत के हवाले से, करप्शन के हवाले से, मुकदमात के हवाले से, इसके बाद ये बात बड़ी अहम है कि अगर मोदी का यार इमरान ख़ान साहब ने डिक्लेयर रहना है, अगर इमरान ख़ान साहब को प्रो भारत ताने मिलेंगे और लचक नहीं आएगी और पॉइंट ऑफ व्यू तब्दील नहीं होगा, तो फिर इसके बाद इस किस्म के सिक्योरिटी इजलास की पब्लिकली कोई ख़ास अहमियत होगी नहीं। खैर, अब ज़रा थोड़ा सा सिक्योरिटी इजलास के हवाले से थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं। इस इजलास की तीसरी एक अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान वो इस इजलास का हिस्सा नहीं है। अब ये बड़ी अहम बात है कि वज़ीर आज़म के नज़दीक कौमी सलामती से इम्पॉर्टेंट भी कुछ काम है,
या वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि कौमी सलामती का जो मुल्क के अंदर सियासी और अस्करी क़यादत पाई जाती है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक ऐसा वज़ीर आज़म जिसको पार्लियामेंट अपने वोटों से मुंतखब करती है एक पार्लिमानी सिस्टम के अंदर, वो उसी पार्लियामेंट को और अपनी लड़ाइयाँ, उनकी अपनी ईगो इमरान खान साहब की बड़ी है, लेकिन जो कौमी क़यादत है और जो कौमी इश्यूज़ हैं वो छोटे हैं। इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स बड़ी है, इमरान खान साहब का जो प्रिंसिपल स्टैंड है वो बहुत बड़ा है, लेकिन जो कौमी इश्यूज़ हैं वो महसूस ये होता है कि वो बहुत छोटे रह गए हैं इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स के अगेंस्ट। अच्छा, अब इसके साथ साथ इमरान खान साहब अब एक मुसलसल एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। इमरान खान साहब अपनी जो कौमी सलामती के हवाले से इमरान खान साहब का पर्सपेक्टिव है वो पाकिस्तान के अंदर जब वो पार्लियामेंट से तकरीर करते हैं, अभी उन्होंने बजट सेशन में जब उसकी क्लोजिंग की तो एक स्पीच की, बड़ी एक हिस्टोरिकल स्पीच थी, कौमी उमंगों की तर्जुमानी कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने की। इसके साथ साथ वो अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू देते हैं, वो अमरीकी अखबारात को इंटरव्यू देते हैं, वो चाइनीज़ मीडिया को इंटरव्यू देते हैं, तो वो बड़ी वजाहत के साथ अपनी अफ़गान पॉलिसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये पॉलिसी माजी की पॉलिसी से मुकम्मल मुख्तलिफ है। इस पॉलिसीज़ के अंदर हम अपनी गलतियों को एडमिट कर रहे हैं कि अगर हमने अफ़गानिस्तान के अंदर कोई स्ट्रैटेजिक डेप्थ या अपने इंटरेस्ट तलाश करने की कोशिश की तो वो गलत की। अगर हमने अफ़गानिस्तान के अंदर किसी मिलिट्री ग्रुप को सपोर्ट किया तो पाकिस्तान ने गलत किया। और आज पाकिस्तान एक प्रपोज़ कर रहा है कि एक ऐसा सेटअप हो जिसका इंतखाब अफ़गान अवाम करें और वो वोट की ताकत से आए, वो काबुल के ऊपर, वो अफ़गानिस्तान के ऊपर मिलिट्री एक्शन के थ्रू ना आए। तो ये पाकिस्तान की पॉलिसी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। मगर दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि आज तालिबान के दरमियान और भारत के दरमियान प्यार और मोहब्बत की पींगे बढ़ने की ख़बरें आ रही। आज पाकिस्तान के हवाले से इस्राएली अखबारात ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात बहाल करने के लिए इक़दाम कर रहा है। ऑल्दो कि पाकिस्तान की जानिब से बार बार तरदीद की जा रही है, लेकिन ये ख़बरें मुतवातर आ रही हैं और ये अब इसराइली मीडिया के रेफरेंस से आ रही हैं। तो ये बड़े अचंभे की और बड़ी हैरान कुन बात है। मगर दूसरी जानिब वज़ीर आज़म साहब एक ग्लोबल वॉर की भी बात कर रहे हैं और वो ग्लोबल वॉर है चाइना वर्सेस अमेरिका। और इस वॉर के ऊपर भी इमरान खान साहब का नैरेटिव बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान चीन के साथ है और आलमी दबाव के ऊपर पाकिस्तान चीन के अगेंस्ट किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं करेगा, कोई इस किस्म की कार्रवाई नहीं करेगा जिससे चीन की सालमियत को, पाक चीन ताल्लुकात को किसी किस्म का कोई नुकसान हो। और आज चूँकि जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी जानिब से भी 100 साल मुकम्मल होने पर जो चीनी सदर ने आलमी ताकतों को एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है, तो इससे महसूस ये होता है कि वो जंग जो कि मौशी मैदान में लड़ी जा रही थी, अमेरिका और चीन के दरमियान साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में लड़ी जा रही थी, अब इस बात का कभी इम्कान है कि ये दूबदू जंग के अंदर ग्राउंड के ऊपर बूट्स के ज़रिए ये जंग अब तब्दील हो सकती है। मगर इसके साथ साथ अभी जो ब्लो बैक की बातें हो रही हैं कि एक तरफ तो अपोजिशन पाकिस्तान के अंदर मजाक उड़ा रही है कि अभी तक अमरीकी सदर ने बराह रास्त वज़ीर आज़म को एक टेलीफोन कॉल नहीं की, बराह रास्त उन्होंने कोई मदद नहीं मांगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म अपने आप से मुस्तकिल तौर पर ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका को फ़ौजी अड्डे प्रोवाइड नहीं करेंगे। और अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया, अगर पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक्स की इजाज़त दी तो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की एक नई लहर का आगाज़ हो सकता है। मगर जब वज़ीर आज़म ये स्टेटमेंट देते हैं तो इसके साथ ही फिर जौहर टाउन के अंदर एक ब्लास्ट हो जाता है। इसके साथ ही फिर पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट के अंदर 26 नुकात के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद करने के बावजूद
एक पॉइंट की बुनियाद पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर बरकरार रखा जाता है। तो पाकिस्तान के लिए अभी आलमी सतह के ऊपर मासवाए चीन शायद पाकिस्तान के पास कुछ अच्छे ऑप्शंस पाकिस्तान के पास अवेलेबल नहीं हैं। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज का जो इन कैमरा सेशन है, जिसमें टेलीफोन ले जाने की इजाज़त नहीं है, जिसकी एज सच मीडिया रिपोर्टिंग नहीं हो सकती, जिसके ऊपर सिर्फ एक स्पेकुलेशन की जा सकती है, जिसका सिर्फ एक एनालिसिस किया जा सकता है, क्योंकि कोई इशू ऐसा इशू नहीं है जो पब्लिकली आम आदमी को या मीडिया को ना पता हो। लेकिन बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू एक्सपेक्ट की जा रही है जो कि पब्लिकली पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर कौम के साथ नहीं की जा सकती, लेकिन जो पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर की जा सकती है। और ये तवक्को की जाती है कि इस इजलास के बाद वो जो नेशनल नैरेटिव बिल्ड करने का काम है, पॉलिटिकल पार्टीज़ डिस्पाइट वो अपनी पॉलिटिक्स को एक साइड पर रख के कौमी इश्यूज़ के हवाले से वो एक वन पॉइंट सिंगल एजेंडे के ऊपर आएंगे। चाहे वो अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात की बात है, चाहे वो पाक अमरीका ताल्लुकात की बात है, चाहे वो अमेरिकन फ़ौजों के इनखला की बात है, चाहे वो फ़ौजी अड्डे देने की बात है, चाहे वो आर्टिकल 370 के ख़ात्मे के हवाले से मोदी के इक़दामात, आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतख़ाबात का मामला हो, या फिर मकबूजा कश्मीर के रियासती इंतख़ाबात की बात हो। तो इन सारे मामलात के ऊपर अगर तो जो अपोजिशन की क़यादत है वो इस इजलास के बाद भी इमरान ख़ान साहब को सिक्योरिटी रिस्क कहती है, इसराइल को तस्लीम करने का इल्ज़ाम लगाती है, कश्मीर का सौदा करने का इल्ज़ाम इमरान ख़ान पे आयद करती है, पाकिस्तान अगर ग्रे लिस्ट में मौजूद है तो उसकी ज़िम्मेदारी भी अगर इमरान ख़ान के ऊपर थोपती है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी की जो कौमी सलामती की जो कमेटी है, ये उस यूनिटी के ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में नाकाम है। लेकिन अगर आज के इजलास के बाद ये यहूदी एजेंट, ये कश्मीर के सौदागर, इस किस्म की अगर आवाज़ें बंद हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो कौमी सलामती कमेटी का असल ऑब्जेक्टिव और मकसद था उसको हासिल करने में हुकूमत और मिलिट्री लीडरशिप कामयाब रही है। बट पाकिस्तान को एक्सटर्नल चैलेंजेस से ज़्यादा इंटरनल पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हमने हिस्ट्री के अंदर ये चीज़ देखी है, हर वो लीडर जिसने अमेरिका से मत्था लगाया है वो उसको इक़्तिदार से हटाया गया, वो ठीक हटाया गया या गलत हटाया गया, और जो लोग हट नहीं सकते थे उनको फिर दुनिया से ही हटा दिया गया, उनको उनके वजूद को ही ख़त्म कर दिया गया, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, चाहे वो ज़ियाउल हक हो। ये एक तारीख़ के वो फैक्ट्स हैं जिनको शायद किसी कोर्ट ऑफ लॉ में तो साबित ना किया जा सके, मगर ये बातें रोज़े रोशन की तरह आया हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो आलमी ताकतें हैं उनकी गिरफ्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर बहुत मजबूत है। बट स्टिल आज का कौमी सलामती का ये इजलास किस हद तक पाकिस्तान को सलामती की तरफ लेके जाता है, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को क्या डायरेक्शन देता है, इसका अंदाज़ा आने वाले एक आध हफ्ते के अंदर हो जाएगा कि इस इजलास की आउटकम क्या है। और आउटकम का डिटर्मिनेशन जो है वो अपोजिशन के बिहेवियर से होगी, और ये इम्पॉर्टेंट होगा कि अपोजिशन ब्लेम गेम की तरफ जाती है या हुकूमत के साथ खड़ी होती है। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को जगादो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।